आज के लेक्चर के अंतर्गत हम मौलिक अधिकार के संदर्भ में समझेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसके क्या परिणाम हैं और इससे जो नागरिक समाज है उसके लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कोई भी व्यवस्थाएं होती हैं तो व्यवस्थाओं के लिए इम्पोर्टेंट वहाँ का ये बन जाता है कि अगर मुझे प्रशासन चलाना है तो प्रशासन चलाने के साथ साथ हमें कुछ ऐसे अधिकार भी देने होते हैं ताकि वहाँ का जो समाज है वो समाज उस चीज़ों को फॉलो करे, या समाज को कुछ ऐसे भी मतलब नियम प्रणालियाँ ऐसी दे दी जाती हैं ताकि वो क्या करे, उनका यूज कर सकें। तो वो अपने को विकास करने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर आप देखोगे जो अधिकार दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि व्यक्ति अपना विकास करे। व्यक्ति का विकास करने के हेतु उनको अधिकार प्राप्त होते हैं ताकि विकास करने के साथ साथ वो उससे जो भी उससे सामुदायिक विकास या उससे लगे हुए जो भी लोग हैं या साथी संगी हैं तो उनका भी विकास हो। ठीक, तो ये उनके अपने आधिकारिक प्राप्त होते हैं और सरकार की तरफ से भी उनको दिए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी देश है या कोई देश की व्यवस्थाएं हैं तो वो उस देश की व्यवस्थाओं में जो मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार व्यक्तिगत भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति होने के नाते उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो उनको पालन करे या उनका यूज कर सकता है। ठीक, उनका यूज करते हुए वो अपने को विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपना विकास कर सकता है। राइट, तो ये मनुष्य तो एक प्राणी है, मनुष्य है तो कुछ मनुष्य होने के नाते भी दिए जाते हैं। राइट, और कुछ नागरिक होने के भी नाते दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार देने के रीजन क्या रहे, इसका अगर आप इतिहास समझोगे तो काफ़ी इंटरेस्टेड है। आप देखोगे जब 1610 में, क्योंकि 1688 में तो ब्रिटेन की क्रांति हुई थी, तो इससे पहले 1610 में अगर वहाँ का राजा देखोगे, ब्रिटेन का सम्राट हुआ करते थे, तो सम्राट में जो था वो देवी उस पर निर्भर था। ठीक है, देवत्व पर निर्भर था, यानी कि वो देवीवाद के सिद्धांत को मानता था। यानी कि वो यही स्वयं को कहता था कि हाँ, ईश्वर ने जो हम मुझे भेजा है यहाँ पे शासन प्रशासन चलाने के लिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाता था। तो वो निरंकुशवादी भी हो सकता था, क्योंकि तानाशाही व्यवस्थाएं जो होती हैं वो नागरिक समाज को इतना विकास नहीं कर पाती, क्योंकि स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। राइट, तो यहाँ पर वहाँ देखा जाता है कि अगर आप किसी का विकास करना चाहते हो तो उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं ताकि वह अपने को समुचित रूप से विकास कर सके। ठीक है, अपनी व्यवस्थाओं का विकास कर सके। ठीक है, देश का विकास इससे काफ़ी सुनिश्चित होता है। तो जब वहाँ 1610 में जब वहाँ ब्रिटेन का पहले ही वहाँ राजा प्रशासन था, तो ब्रिटेन की व्यवस्थाएं जो देखी जाएं तो वो काफ़ी जटिल थी, क्योंकि उस समय देखा जाए तो 1610 में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में क्या होता था, पहले जो शासन हुआ करता था वो शासन वहाँ के राजा जो होते थे, राजा द्वारा हुआ करता था। क्योंकि देखोगे तो वहाँ पे राजा लॉर्ड वगैरह जो हुआ करते थे, राइट, तो वो वहाँ पे शासन करते थे, लेकिन वो लॉर्ड जो थे वो अपने देवीवाद सिद्धांत पर मानते थे और वो सब कुछ यही कहते थे कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं है। यानी कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा है वो राजा एक देवीवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि उसने ईश्वर ने उसे भेजा है कि यहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, और उसके जो नियम है, कानून है या वो कोई भी विधि बनाता है वो एक प्रकार से यही मानता है कि ये ईश्वर की देन है। यानी कि वो देवीवाद के सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर होकर के अपने शासन को चलाना होता था। यानी कि जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में है या वो जैसी दशा में जूझ रहा है तो वो ऐसा मानता था कि ये व्यक्ति ईश्वर ने ऐसे बनाया है, ईश्वर ही ऐसा कर रहा है उसके साथ में है। तो वहाँ का एक ये भावना बन जाती है या नकारात्मक निगेटिव पॉइंट वहाँ फैल जाते हैं समाज में। तो लोग वहाँ पे जो दास लोग हुआ करते थे या निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे तो उनके अंदर यही भावना विकसित हो जाती थी कि चलो हमारा जीवन ऐसा ही है, या उनकी पीढ़ियाँ होती थी वो भी इसी प्रकार की सोच लेती थी कि मेरा जीवन जो है वो इसी दुखद जीवन है, क्योंकि वो यही मानते थे कि ईश्वर ने ही ऐसा कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर पहली बात तो समाज जो था वो कई 3-4 भागों में विभाजित था। उसमें काफ़ी ऐसे लोग हुआ करते थे जो राजा के साथ बैठते थे, पार्षद में उसकी बैठते थे। राइट, तो काफ़ी ऐसे लोग भी हुआ करते थे
ये मतलब ऐसा एक वर्ग हुआ करता था जो सबसे पहले राजा के बहुत सटीक हुआ करता था, यानी कि राजा जो जैसा करता था वो वैसा पालन करते थे और निम्न लोगों को वो सताने का प्रयास करते थे, यानी कि उनकी संपत्ति, उनके साधनों को वो मतलब हड़पने का प्रयास करते थे। क्योंकि जब उनके पास साधन नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके अपना पालन करेंगे, अपना पेट का भरता करेंगे। तो ये चीज़ें जो देखने को मिलती है ना समाज में, तो बहुत ही काफ़ी दुखद इसी स्थितियाँ बनती हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि वहाँ की जो स्थिति थी इसी प्रकार की थी। तो बरखा जब वहाँ पर क्या हुआ कि जब सम्राट का जो निजी लोग हुआ करते थे, मतलब उससे काफ़ी जुड़ाव लोग, जो सबसे नज़दीक लोग होते थे, वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो राजा की चीज़ों को मानते थे और राजा को मतलब कि उस चीज़ के लिए उकसाते भी थे। तो एक लोग तो ऐसा वर्ग हुआ करता था, दूसरा वर्ग ऐसा था मध्यम वर्ग का, जो मतलब एक कुलीन प्रकार का वो भी था, मध्यम था, लेकिन वो काफ़ी बुद्धिजीवी था, वो समझदार था, जिसमें देखोगे आप जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, और भी लोग हुआ करते थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो वो लोग थे, उनके अंदर ये समझ थी कि कोई चीज़ अगर व्यवस्था, प्रशासन, शासन चलता है तो वो उस चीज़ को मानते थे, लेकिन वो यही देखते थे कि कोई चीज़ है वो ईश्वर की ऐसा कुछ नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। क्योंकि राजा के शासन प्रशासन को मानते थे, लेकिन वो इस चीज़ को जानते थे, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईश्वर ने बनाया, ये करते हैं, लेकिन वे ज़्यादातर देखा जाए तो वो विरोध नहीं करते थे। लेकिन जो निम्न वर्ग था वो तो एक्चुअली में कुछ करता ही नहीं था, वो तो उसी स्थितियाँ फंसा रहता था, जो उनकी पीढ़ियाँ आती थी वो भी उसी में फंस जाती थी, अपने जीवन को वैसे ही सर्वाइव करती थी, दुखद जीवन सर्वाइव करती थी, व्यतीत करती थी। तो इस स्थिति में वो समाज इस प्रकार का था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर निरंतर बदलाव होता गया। जो मध्यम वर्ग था उसमें काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि चलो हम 4 लोग हैं तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि राजा शक्तिशाली हुआ करते थे, तो वहाँ पर सीधा आप नहीं किसी पर रोक टोक कर सकते थे, ना राजा को रोक पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इतना राजा की शक्ति बहुत पावर हुआ करती थी। तो यही चाहते थे कि जो मध्यम वर्ग था, तो वो तो कहीं पढ़े लिखे तो बहुत कम लोग मिलते थे ना उस समय, और जबकि उस समय वैसे भी कहाँ इंजीनियरिंग वगैरह बहुत कम हुआ थी, शुरू में औद्योगिक क्रांति स्टार्टिंग ही हुई थी उस क्षेत्र में, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ थी, जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्हें समझ थी। जबकि जो नीचे वर्ग था वो काफ़ी व्यापक, बहुत ही जनसंख्या में था, तो उन्हीं को थोड़ा थोड़ा जानकारी देना शुरू किया, या उनको उकसाने का प्रयास किया, या उनको साथ एकत्रित करने का प्रयास किया उन्होंने। तो फिर इस चीज़ को लेकर वो डिमांड करने लगे कि राजा साहब से कि अगर आप यहाँ शासन प्रशासन चलाते हो तो मुझे भी कुछ ऐसे अधिकार दो ताकि हम अपना विकास कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो राजा को लगा कि चलो अगर जनता के हम विरोध में जाते हैं तो जनता हमारे साथ विद्रोह कर देगी, क्योंकि उस समय जनता सबसे बहुत भारी जनसंख्या में जनता ही हुआ करती थी, राइट। तो जब सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने यही मांग की थी कि मुझे भी कुछ ऐसे अधिकार चाहिए ताकि हम अपना विकास कर सकें, क्योंकि उस समय अधिकार नहीं थे, क्योंकि वो राजा निरंकुशवादी प्रवृत्ति का था, तो वो अपनी मनमानी तरीके से अपना शासन चलाता था। तो जो लोग हुआ करते थे उनका शोषण होता था, तो शोषण जब नियंत्रण करने के लिए लोगों ने यही मांग की थी कि मुझे भी कुछ अधिकार दीजिए राजा साहब, मुझे भी कुछ अधिकार दीजिए ताकि हम अपना विकास कर सकें। तो इस हेतु वो इतना तो जानते नहीं थे राजा, इतना तो उन्हें ज्ञान नहीं थे कि किसी अनुच्छेद में उनको कुछ दे दें। मान लो अनुच्छेद में 14 या 15 करके जैसे भारत में है, तो इस हिसाब से वो जानते नहीं थे। तो इन्होंने ये बोल दिया था कि ठीक, हम तुमको मौलिक अधिकार देते हैं, आज तो तुम फ्री हो हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ कि जो राजा था उसने यही बोल दिया था कि चलो हम तुमको राजनीतिक अधिकार देते हैं, वो राजनीतिक जो अधिकार हैं वो एक्चुअली में उन्होंने दे दिए कि तुम सब कुछ कृत करने के लिए आज से फ्री हो, इस प्रकार के उन्होंने अधिकार दे दिए। तो यही जो अधिकार थे उन पर उन्होंने, राजा साहब को इतना तो ज्ञान था नहीं, राइट है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि तुमको फ्री करते हैं, तुमको स्वतंत्रता देते हैं, सब कुछ करते, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहीं से मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है। मैग्ना कार्टा आपने जो शब्द सुना हो वो ब्रिटेन से की जो वहाँ राजा हुआ करते थे, तो राजा ने जब सभी को अधिकार दिए थे राजनीतिक अधिकार, तो उन राजनीतिक अधिकार पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, प्रतिबंध नहीं था, राइट। तो जहाँ पे अधिकार ये दिए जाते हैं और वो ये बोल देते हैं कि चलो हम तुमको अधिकार देते हैं, तुमको राजनीतिक अधिकार देते हैं, आप किसी कृत करने के लिए स्वतंत्र हो। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये जो अधिकार जो बोले जाते हैं इनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा।
अगर किसी अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो मैग्ना कार्टा नहीं कहलाते हैं। मैग्ना कार्टा उन अधिकारों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा या राजा या कोई संस्था द्वारा ऐसे दे दिए जाते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उस पर किसी प्रकार की बाहरी संस्था या कोई ऐसा संवैधानिक कानून उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, और वो छूट होती है सभी को कि वो किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और उस पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आपने सुना हो, खूब शब्दों में सुना हो, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा एक्चुअली में यही होते हैं कि ऐसे अधिकार जिसपे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, किसी प्रकार का संस्था, कानून या कोई विधि द्वारा रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाता हो, प्रतिबंध ना लगाया जाता हो, छूट दी जाती हो, सभी को खुले स्वतंत्रता या खुले सब कुछ दिया जाता हो, अधिकार दिए जाते हो, राजनीतिक अधिकार दिए जाते हो, वैसे ही अधिकार कहलाते हैं मैग्ना कार्टा, राइट। तो ये सबसे पहले जो मैग्ना कार्टा का जो शब्द मिलता है वो मिलता है ब्रिटेन में, ठीक। और ब्रिटेन की वहाँ जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है वहीं देखने को मिलता है, वो राजा द्वारा ये यूज किया गया था। वैसे तो राजा एक्चुअली में ये मैग्ना कार्टा नहीं जानते थे, बस यही है कि किसी कोई भी अधिकार हैं अगर उसे खुले दे दिए जाते हैं तो उस खुले हुए अधिकारों को उनको एक कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ये नाम रखा गया है उन्होंने, ठीक। चलिए, आशा करते हैं आपसे ये चीज़ स्पष्ट आपको हो गई होगी। अब हम बात आगे इसमें ये करते हैं कि मैग्ना कार्टा को हमारे यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, फर्रुखसियार जो राजा थे, फर्रुखसियार, ठीक, जो फर्रुखसियार राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञान दी थी, ठीक। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा के अधिकार दिए थे, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था, जो फर्रुखसियार थे ये औरंगजेब के लड़का के शायद लड़का थे, तो फर्रुखसियार औरंगजेब से ही संबंधित इनका संबंध रहता है। तो ये जो अंग्रेज जो थे, ठीक है, ये एक्चुअली में कुछ जो वहाँ की जड़ी बूटियों की दवाई के बारे में इनको थोड़ा ज्ञान था, तो ये फर्रुखसियार थे, इनको फोड़े हो गए थे, इस राजा को फोड़े हो गए थे, तो इनके जो फोड़े थे इस अंग्रेज कोई विद्वान व्यक्ति था, तो उसने इनके फोड़े ठीक कर दिए थे फर्रुखसियार के। लेकिन ये डिमांड करते थे व्यापार करने की, कि मुझे व्यापार करने का कुछ मतलब कि ऐसा क्षेत्र दे दो जहाँ पे हम अपना व्यापार कर सकें, मसाले का या कुछ भी व्यापार हो, तो उस चीज़ को लेकर ये डिमांड करते थे। तो जब स्थिति इतनी फोड़े की हो गई, तो जब उन्होंने ठीक कर दिया तो उन्होंने साफ ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं, तुम अपना कुछ भी कहीं भी क्षेत्र देते हैं, तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, व्यापार करो, कुछ भी करो। तो एक्चुअली इन्होंने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिए थे कि आप इस कृत्य करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो, कैसे भी व्यापार करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था इन्होंने अंग्रेजों पर। तो यही सबसे बड़ी इन्होंने गलती की थी फर्रुखसियार ने। इसने सीधा राजा अंग्रेजों को यही बोल दिया कि आप कोई भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र हो, जाओ व्यापार करो, मेरे यहाँ व्यापार करो। तो पश्चिम बंगाल में जो व्यापार हुआ था सबसे पहले इन्होंने वहाँ किया था, तो अंग्रेजों को ये छूट दे दी थी इन्होंने, फर्रुखसियार ने। तो इस उद्देश्य से ये जो उन्होंने छूट दी थी, तो वहाँ भी एक्चुअली में यही छूट वाले जो अधिकार कहे जाते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वही कहलाते हैं मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा शब्द का इतिहास में भी नाम आता है, फर्रुखसियार ने जो दिए थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये चीज़ स्पष्ट हुई होगी। अब हम बात ये करते हैं कि जो अधिकार हैं एक्चुअली में किस प्रकार से मिलते हैं, किस नाते मिलते हैं, क्योंकि अधिकार जो होते हैं दो टाइप से दिए जाते हैं। एक तो मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं और एक देश की नागरिकता होने के प्राप्त होते हैं। क्योंकि नागरिकता होने के प्राप्त में आपको मैंने बताया था कि जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी जैसे दिए जाते हैं, जैसे 15 हुआ, 16 हुआ, 19 है, 29 है, 30 है, 17 भी है। तो ऐसे कुछ जो प्रमुख अधिकार हैं उन्हें केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये किसके होने के प्राप्त है? ये नागरिक होने के प्राप्त है, यानी कि हमारे देश का व्यक्ति है, हमारे देश का संविधान है, तो हम अपने देश की वो नागरिकता लिए हुए हैं, तो हम नागरिक होने के नाते उसको हम कुछ महत्वपूर्ण को हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना विकास कर सके। सभी को हम नहीं करा सकते हैं। अब विदेशी व्यक्ति आ जाए, उसे भी हम लोक नियोजन का अधिकार दे दें या उसे स्वतंत्रता दे दें, बोलने के व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दें, राइट, या कुछ ऐसे संघ बनाने का दे दें या कुछ भी ऐसे अधिकार जैसे दे दें, ठीक है। तो ये गलत है ना, क्योंकि हम सभी दे देते हैं तो फिर वही शासन हमारे ऊपर करने लगेंगे।
तो ये नागरिक होने के नाते हम कुछ ऐसे अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं विदेशियों पर, ताकि वो उनको ना ले पाए, ठीक, उनको उनका वो प्रयोग ना कर पाए, राइट। अगर वो प्रयोग करता है तो उसके हिसाब से उसको फिर दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान हमारे भारत में कर रखे हैं। तो हम यही कहते हैं जो अधिकार होते हैं, अधिकार का मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहता है, अगर वो खुला छोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो अपना विकास कर पाएगा और उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, राइट। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं करेगा कि दूसरे को भी अधिकार जो दिए गए हैं वो उसके पे ठेस पहुंचे या उसका भी शोषण हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबको राइट दिए गए हैं, एक समान रूप से राइट प्राप्त हैं। अगर वो जो तुम यूज कर रहे हो तो वो भी यूज कर रहा है, एक रूप से तुम विकास कर रहे हो तो वो भी विकास कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम विकास करें वो विकास ना करें तो उसके अधिकारों को हनन करो या उसका शोषण करो, तो ये गलत है, ठीक। ऐसा अधिकार नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो मानव अधिकार हो या नागरिक होने के नाते प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो अधिकार का अर्थ यहाँ पर यही है कि आप, अगर आपको कोई अधिकार दे रहा है, ठीक, या कोई कानून या कोई संस्था दे रही है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, आपको अधिकार दे रही है, तो अधिकार देने का अर्थ यही है कि आप उनका प्रयोग करते हुए अपना विकास कर सकें, राइट। लेकिन ये सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप महिला हो या पुरुष हो तुम्हारे साथ भेदभाव है, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा है कि आपको दिए गए उसको नहीं दिए गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो अधिकार का अर्थ ये है कि एक दृष्टिकोण से, एक दर्शन से, हम अगर कोई संस्था दे रही है तो वो एक दर्शन से ये देखती है कि हमारे सामने जितने भी लोग हैं वो एक समान रूप से हैं, समान रूप से उनको सभी प्राप्त होंगे। ओके, तो ये अधिकार जो थे, ठीक, ये दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक मानव होने के नाते और एक दिए जाते हैं आपके नागरिक होने के नाते। मानव होने के नाते जो होते हैं वो पूरे विश्व में दिए जाते हैं, यानी कि विश्व स्तर पर सभी लोग जो हैं मानव है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है वो एक मानव है, एक प्राणी है, राइट। तो उसे प्राणी होने के नाते प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जीवन की स्वतंत्रता चाहता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता चाहता है, ठीक। तो उसे मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। आपने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार देखा हो 1948 में जो आया था, तो वो एक पूरा क्या है, मानव अधिकार है। वो मानव अधिकार पे ही काम करता है, उसमें बहुत सारे मतलब 6 उसकी शाखाएं हैं, तो उसमें अलग अलग वो सबका काम होता है। ओके, तो मानव अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो नागरिक होने के नाते प्राप्त नहीं है वो। ओके, नागरिक होने के नाते तो वो अलग ही चीज है, लेकिन उसे मानव होने के नाते वो देता है, मानव होने के नाते देता है कि अगर तुम मानव हो तो तुम्हारे ये अधिकार होने चाहिए, राइट। वो अगर आप देखोगे तो सभी देश के अलग अलग अपने अपने अधिकार देते हैं, अपने अपने लोगों को अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि मानव होने के नाते प्राप्त हैं। अगर आप उनको नहीं दोगे तो निश्चित रूप से वो संस्था नहीं चला पाओगे, या तो आप वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या विद्रोह या आप जनता की तो फिर भड़ास जानते हो। तो मानव अधिकार का अर्थ यही है, तो मानव होने के नाते प्राप्त, तुम मनुष्य हो तो तुम मनुष्य होने के नाते आप कैसे विकास कर पाओगे, तो उस विकास करने के लिए उसे मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। जैसे पहला होता है जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, आप किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं छीन सकते हो, कोई संस्था किसी व्यक्ति का जीवन नहीं छीन सकती है, ठीक। वो जीवन जीने की स्वतंत्रता जैसे अनुच्छेद भारत में 21 में दिया गया है मानव अधिकार के नाते, तो ये मानव होने के नाते प्राप्त है। ये संयुक्त राष्ट्र देता है, मानव होने के नाते प्राप्त है। ओके, वो यही कहता है, वहां का संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार है, ठीक, संस्था है वहां की, तो वो वहां मनुष्य होने के नाते ये देता है कि मनुष्य है तो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक। स्वतंत्रता का वो अधिकार देता है मनुष्य होने के नाते, समानता का भी वो अधिकार देता है मनुष्य होने के नाते, ठीक। जीवन की स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता का वो अधिकार देता है। ओके, जीवन जीने की स्वतंत्रता का वो अधिकार देता है। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं तो वो संयुक्त राष्ट्र देता है, वो सभी के लिए है, विश्व में कहीं भी है, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि तुमको स्वतंत्रता है उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, गलत है। समानता ऐसा तो है नहीं एक पुरुष को आप मतलब कि कोई विधि है तो पुरुष को दे रहे हो, महिलाओं को नहीं दे रहे हो, तो ये भी गलत है। जीवन जीने की स्वतंत्रता है कि मनुष्य तुम हो तो तुम्हारा देह है, तुम्हारा शरीर है, तो तुम अपनी सुरक्षित रख सकते हो। ओके, तो तुम्हें जीवन जीने की भी स्वतंत्रता है, राइट। तो ये भारत में भी दिए गए हैं, क्योंकि भारत में आप देखोगे तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है तो वो भी 2 टाइप के हैं, मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है वो 2 प्रकार से दिए गए हैं, क्योंकि
व्यक्ति को अधिकार अगर देते हैं तो दो प्रकार से ही हैं, एक मानव होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते। तो मानव होने के नाते भारत में भी हैं, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र, ठीक है, व्यक्ति जो अनुच्छेद 21 है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, राइट, वो प्राप्त है। ओके, और आप देख सकते हो मानव होने के नाते जैसे धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अपना अपना धर्म मान सकते हो, तो वो भी एक प्रकार का मानव होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और आप देख सकते हो समानता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये कुछ अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का यहाँ पे आप अगर देखोगे, स्वतंत्रता आपको दी जाती है, ठीक, आप स्वतंत्रता आपको कृत करने के लिए दी जाती है, कोई ऐसे अब ये स्वतंत्रता का आप वो भारतीय संविधान से नहीं जोड़ोगे ये स्वतंत्रता का, ठीक, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का 19 से 22 दिए गए हैं, राइट। तो ये स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन मानव होने के नाते ये उस उद्देश्य पर दी जाती है कि तुम विकास कर सको। अब ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं देता है मानव संयुक्त राष्ट्र अधिकार, संयुक्त राष्ट्र की आप किसी दूसरी स्वतंत्रता का हनन करो, ऐसा नहीं देता है। हाँ, लेकिन ये अपनी अपनी संस्थाएं, अपने अपने देश की संस्थाएं जो हैं वो भी जो होती हैं वो एक्चुअली में अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं। चलिए अब नागरिक की बात करते हैं। तो नागरिक होने के नाते अपने हर एक देश अपने अपने अकॉर्डिंग देता है, देश जैसा चाहता है उस हिसाब से देता है। जैसा देश चाहता है कि हमें अपने अपने नागरिकों का विकास करना है, अपने नागरिकों का उद्धार करना है, ठीक है, तो हम विदेशियों को नहीं देंगे वो, क्योंकि अगर वो विदेशियों को देंगे तो हो सकता है वो हमारे लोगों के ऊपर शोषण करने लगे, पहले ही ये स्थिति बन चुकी है। तो हर देश अपने अपने अकॉर्डिंग जो नागरिक होते हैं, जिस देश के वो नागरिक हैं, तो उन देश के नागरिकों को वो अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ की अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित कर सकें, राइट, या वो अपने को बंधुत्व को बनाए रखें, संप्रभुता को बनाए रखें, उस अकॉर्डिंग उनको अधिकार वो दिए जाते हैं। चलिए, तो नागरिक होने के नाते भी प्राप्त होते हैं, तो दो टाइप से होते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि आप देखोगे मौलिक अधिकार का यहाँ पे सबसे पहले इनका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है। अगर किसी को हम अधिकार देते हैं, ठीक, तो इनका महत्व क्या होता है कि सबसे पहला महत्व है कि वहां पे लोकतंत्र का विकास होगा, राइट, लोकतंत्र का विकास होगा। अब ऐसा भी होता है कि हर देश में जैसे लोकतंत्र नहीं है, हर देश में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन कुछ मानव होने के नाते जो प्राप्त होते हैं अधिकार वो सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे वो तानाशाही व्यवस्था हो, चाहे उत्तर कोरिया क्यों ना हो, राइट। मानव होने के नाते वो भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा, या तो संयुक्त राष्ट्र बैठा है उसके लिए मानव अधिकार के लिए, राइट, तो वो भी नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर महत्व लोकतंत्र को हम कह सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार आप देखोगे जो बहुत सारी ऐसी भी देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो वहां पर भी तो अधिकार प्राप्त है मानव होने के नाते व्यक्तियों को। एक नागरिक होने के नाते प्राप्त होना वो अलग मैटर है, मानव होने के नाते तो प्राप्त है, तो लोकतंत्र का विकास एक तरफ मान सकते हो, राइट। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि ये कहीं ना कहीं जो तानाशाही जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ईरान की देख लो, राइट, ईरान की देख लो, और उत्तर कोरिया की देख लो, संयुक्त अरब की देख लो, यहाँ जहाँ पे ये तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, ओके, तानाशाही जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, कौन, मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए वो कोई भी कृत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो अगर कोई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो तानाशाह टाइप की हैं, तो वहाँ पर जनता क्या है एकत्रित होकर उसका विरोध तो कर सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए तानाशाही पर ये कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक। दूसरी बात है कि भले ही जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं या कानूनी व्यवस्थाएं या जो सरकार व्यवस्थाएं हैं उन पर भी ये नियंत्रण लगाते हैं एक प्रकार के प्रेशर के रूप में, ठीक। अगर कोई विधि ऐसी आप बनाते हो जो जनता के लिए उचित नहीं है तो जनता तो विद्रोह करेगी, ठीक। तो ये अधिकार ये कहीं ना कहीं देखे जाएं तो अनुचित जो विधियां होती हैं सरकार की, राइट, तो उस पर भी नियंत्रण करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, देश के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये व्यक्ति का विकास करते हैं मौलिक अधिकार। व्यक्ति का विकास जैसे कि उनका बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास में आप जैसे शिक्षा लेना, तो शिक्षा भी लेना एक प्रकार का मौलिक अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 से देखो शिक्षा का अधिकार है, एक तो उन्हें व्यक्तियों को ये अधिकार है कि हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिक्षा का अधिकार एक बौद्धिक अधिकार है, बौद्धिक अधिकार है, राइट।
और आप देखोगे इसी में भौतिक भौतिक रूप से आप देखोगे तो भौतिक रूप से इसको शारीरिक में हम ले सकते हैं, तो जैसे कि अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है, तो 21 जो अनुच्छेद दिया गया है ये एक्चुअली किसके लिए दिया गया है, वो भौतिक विकास करने के लिए, यानी कि अपने जो शरीर है उसका विकास कर सको। अब ऐसा नहीं है उसे दास बना के काल कोठरी में डाल दो, वो अपना शरीर भी ना विकास कर पाए, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ वातावरण की जरूरत होती है। तुम काल कोठरी में डाल दियो तो बॉडी नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो भौतिक विकास भी होना चाहिए, बौद्धिक विकास तो मानसिक विकास होना शिक्षा से होगा, डेवलप होगा, तो व्यक्ति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी आप लोगे नैतिक विकास। नैतिक विकास का अर्थ ये होगा कि 100% है कि अगर वो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा से वो जुड़ता है, राइट, वो शिक्षा जुड़ता है तो उसे अपने को वो ज्ञान प्राप्त करेगा, डेवलप करेगा, या ऐसा कुछ मार्गदर्शन अपनाएगा ताकि वो अपने को एक नैतिक सद्गुणी बन सके, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो यही है कि वर्तमान में शिक्षा एक महत्वपूर्ण एक विषय बन जाता है, इस चीज़ के लिए मार्ग बन जाता है, तो नैतिक विकास कर सकता है। और भी जैसे आप देखोगे तो आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जैसे 25 से जो 28 हैं अनुच्छेद जो दिए गए हैं, तो ये धर्म से जुड़े हैं, तो सभी की अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, एक ईश्वर के प्रति प्रेम है, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, और वो अपने मतलब एक मुक्ति का मार्ग देखता है, तो उसके प्रति ईश्वर की लगाव रखता है, वो पूजा पाठ करता है, तो एक उसका आध्यात्मिक विकास होता है। तो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, जो व्यक्ति को किस लिए दिए गए हैं, ये इसीलिए दिए गए हैं कि व्यक्ति स्वयं का विकास कर सके, और जब व्यक्ति का विकास होगा तो हमेशा समुदाय का विकास होगा, समुदाय के विकास से देश का विकास होगा, राइट। तो इस उद्देश्य से ये दिए जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई। अब हम बात करते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे अधिकार की। अगर अधिकार की विशेषताएं देखी जाए मौलिक अधिकार की, विशेषताओं में सबसे पहले आप ये समझिए कि पहली बात तो ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ ये मनुष्य होने के नाते भी दिए जाते हैं, नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं और मनुष्य होने के भी नाते दिए जाते हैं, राइट। इसके बाद ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। सभी व्यक्तियों का मतलब ये है कि ये महिलाओं को भी प्राप्त होते हैं, पुरुष को एक समान रूप से प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार। इसके बाद आप देखोगे परिषद है, कंपनियां हैं, यानी कि परिषद है, कंपनियां हैं, उनमें काम करने का समान अधिकार होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी परिषद हो, ओके। गवर्नमेंट छोड़कर प्राइवेट क्षेत्र की बात अलग। महिलाओं का अगर आप सरकार क्षेत्र में देखोगे तो वहां पर विभेद हो सकता है, राइट, लेकिन कंपनियां जो हैं और परिषदें हैं वहां पर देखा जाए तो सभी पुरुष को, महिलाओं को, अगर वो शिक्षित हैं, अपने आप में डेवलप हैं, तो वहां पर उनको अधिकार है, वो अपना अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो एक पुरुष है या महिला है, समान रूप से पढ़ाई किए हैं, अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पुरुष को ले लिया, महिला को बाहर कर दिया, ऐसा तो करते ही नहीं है। तो उनको भी अधिकार होता है एक समान रूप से, परिषद हो चाहे कंपनियां हो, ठीक है। अब आरक्षण की बात अलग हो गई, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में, तो वहां पर सभी को एक समान रूप से अधिकार होता है। अगर कोई कंपनी में 50 पुरुष हैं तो 50 महिलाएं हो सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, इस पर कोई प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई भी ऐसा लेस नहीं करते हैं कि यहाँ पे पुरुष ज़्यादा होंगे महिलाएं कम होंगी, ओके। अब महिलाएं इच्छुक ना हो तो बात अलग है। चलिए, तो परिषद है, कंपनियां हैं, ठीक। साथ ही साथ देखा जाए तो ये एक प्रकार के वाद्य योग होते हैं। वाद्य योग का मतलब ये है कि इनके लिए न्यायालय होते हैं, यानी कि आप देखोगे न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट है, राइट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये जो कोर्ट हैं, ठीक, ये वाद्य योग हैं। अगर आपका हनन होता है तो आप निश्चित रूप से जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, डायरेक्ट जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई कोर्ट तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तो यही कहता है उसमें संविधान की हाई कोर्ट में जाना चाहिए पहले। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है तो उस पर रोक नहीं है, वो जा सकता है। अब बात ये आती है कि इसके लिए अलग से बना रखे हैं बहुत सारे, जैसे कि एक जिला मानव अधिकार, जिला मानव अधिकार, ठीक, एक राज्य या राज्य मानव अधिकार बोल सकते हो, राज्य मानव अधिकार अलग से है, एक जिला मानव अधिकार अलग से है, और एक राष्ट्रीय मानव अधिकार अलग से है,
ये 92-93 में अपनाए गए थे, ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार 1992। तो ये जो जिला मानव अधिकार हैं और राज्य मानव अधिकार हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार हैं, ये मानव अधिकार जो दिए गए हैं ये व्यक्तियों के संरक्षण के लिए दिए गए। ये अधिकार जो है ना बनाई गई हैं, संस्थाएं बनाई गई हैं, जिला लेवल पर हैं, राज्य लेवल पर हैं और एक केंद्र लेवल पर भी हैं, राइट। तो ये किस लिए बनाई गई हैं? ये इसलिए बनाई गई हैं जो व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि कोई भी जैसे व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को हनन नहीं कर सकता है, या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसी विधि अधिकारों को हनन नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, अभी हम बताएंगे, क्लियरिटी कर देंगे, उसमें भी रोक लगा सकती है, रोक लगा सकती है। तो ये बाध्य योग होते हैं, ठीक, बाध्य योग होते हैं। अगर ये भी काम नहीं कर पाते हैं, ये भी काम नहीं कर पाते हैं तो अंतिम में सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही बैठा है संरक्षण के लिए, ठीक। इनका अंतिम जो संरक्षण करता होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि केंद्रीय जो न्यायालय है वो होता है, उसके हाथ में इसकी बागडोर होती है अंतिम। लेकिन ये अंतिम होता है, यानी कि जब कोई कुछ ना कर पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये करके ही दिखाएगा, यानी कि इनका संरक्षण करेगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस पर कि ये जो होते हैं ना ये संतुलन बनाए रखते हैं समाज में, ये समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे संतुलन का मतलब क्या हुआ कि संतुलन का मतलब है कि जो अधिकार दिए जाते हैं वो सभी को एक समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे क्यों ना पेट में बच्चा मतलब पल रहा हो, चाहे किसी महिला के पेट में अगर बच्चा पल रहा है, राइट, तो उसको भी एक प्रकार, लेकिन उसके अंदर जीव आ गया हो, जीव होना चाहिए, तो उसको भी अधिकार होते हैं, ठीक। लेकिन हाँ उस पर एक प्रकार का ये विभेदन हो सकता है कि जो 24 माह दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, जो एमटी जो बनाया है, मेडिकल डिटर्मिनेटिव जो एक्ट है एमटी, ठीक, उसके तहत जो दिया गया है वो 24 माह दिए गए हैं अंतिम रूप से, वैसे 20 हैं, लेकिन ये सभी के लिए हैं, चाहे गर्भवती या चाहे शादीशुदा महिला हो या कोई अविवाहित हो, हैं तो सभी के लिए ना, राइट। तो ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो जीवित अवस्था में व्यक्ति है, जो जीवित अवस्था में व्यक्ति है और वो अन्न को जन्म दे सकता है, राइट, तो इसलिए वो ऐसे व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए वो गर्भपात 24 माह तक करा सकती है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो आप स्पष्ट ये समझ सकते हो। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो समाज संतुलन, समाज है संतुलन है, तो समाज में संतुलन बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे वो पेट में बच्चा हो, उसका जीवन अगर वो है जीवित है, राइट, उसके में जीव आ गया है तो उससे भी एक समान अधिकार है। और चाहे कोई बूढ़ा हो, उसकी सांसें चल रही हो, अगर वो भारतीय भी है तब भी उसको समान अधिकार है। तो मर जाता है तो वो बात ही अलग है। तो ये समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। और भी कंडीशन है, जैसे कि ये नकारात्मक भी होते हैं कुछ बेस पर, तो इनके नकारात्मक थोड़ा देख लेते हैं कि किस कंडीशन पे ये नकारात्मक दिखाई पड़ते हैं। तो नकारात्मक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो संसद है, राइट, संसद है वो संशोधन इसमें कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और संशोधन कर सकती है केवल, लेकिन हाँ विधि के द्वारा ये चेंज ऐसे नहीं कर पाएगी, विधि द्वारा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई भी विधि लाए और जैसे विधि बना दी, इधर पारित कर ली, उधर भी पारित कर ली, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रतिबंध कर देते हैं। तो ऐसा संसद नहीं कर सकती, संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ बदलाव करना पड़ेगा संविधान में, राइट। तो संशोधन के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। और ये जो बात कही गई थी ये 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था, इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था, केशवानंद भारती मामला, इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मौलिक, उसके लिए आप संशोधन बिल लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विधि द्वारा आप, कोई भी सामान्य व्यक्ति है वो प्रस्ताव लाया कि लाओ अब मुझे ये सब करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक। तो ये बात केशवानंद भारती मामला में 1973 में बात स्पष्ट हो गई थी, राइट। तो नकारात्मक क्यों है? क्योंकि इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
कुछ मामलों में आपातकालीन स्थिति में इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 के जो संबंधित जो प्रावधान है 6, इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक, ये निलंबित हो जाते हैं आपातकालीन के समय पर, जब राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए, आंतरिक आपातकाल में ये निलंबित नहीं होते हैं, ये याद रखें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं नकारात्मक में अगर जैसे समझना चाहो तो इसके अंतर्गत आप ले सकते हो कि कटौती भी हो सकती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जैसे ये स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है क्योंकि इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक, ये कुछ चीज़ें जैसे नकारात्मक हैं। और जैसे आप देखो कि जो आपातकाल लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो 20 और 21 को छोड़ करके सभी शेष जो होते हैं उन पर सीधा सीधा प्रतिबंध लगा देती है गवर्नमेंट, या हाँ केंद्र सरकार लगा देती है। तो ये कुछ नकारात्मक तथ्य हैं, इनको आप समझ सकते हो। अगर सकारात्मक की अगर बात की जाए तो सकारात्मक भी लक्षण हैं इसके, सकारात्मक भी हैं, जैसे व्यक्ति के विकास में ये महत्वपूर्ण है। और भी आप देखोगे साथ ही साथ व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये बाधयोग होते हैं। बाधयोग के मतलब क्या है कि इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा सकती है। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करता भी है, तो ये तो बाधयोग हैं, यानी कि ये सकारात्मक परिणाम है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सकारात्मक और नकारात्मक के। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब जैसे जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, तो ये सभी के लिए मानव होने के नाते प्राप्त हैं, तो ये भी सकारात्मक एक प्रकार से भूमिका निभाते हैं। और आप देखोगे तो जीवन जीने का अधिकार को लेकर MC मेहता आपने मामला सुना हो, तो इसमें बहुत ही इस पे लेके विचार किए गए थे। जैसे प्रदूषण को लेकर नियंत्रण किया गया था, उसमें प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे, क्योंकि प्रदूषण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को शोषण करता था, व्यक्ति का जो जीवन था। क्योंकि प्रदूषण में आप देखोगे जो उद्योग हुआ करते थे, जैसे दिल्ली क्षेत्र के आंतरिक जो NCR वाला क्षेत्र है, उसके आंतरिक हिस्से में, वैसे भी NCR ही में बहुत सारे सभी हैं ही, लेकिन वो दिल्ली क्षेत्र के एक आंतरिक मतलब ऐसे नगरीय क्षेत्र में जो औद्योगिक थे, उनको खिलाफ जो MC मेहता था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बात कही थी इस चीज़ को लेकर के कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो अगर दे रहे हो आप, तो निश्चित रूप से ऐसे जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि औद्योगिक जो संस्था, औद्योगिक जो उद्योग हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदूषण के सबसे ज़्यादा फैलाव करते हैं। तो इससे क्या है कि लोगों की जीवन की उनकी श्वसन में प्रॉब्लम होती है, ठीक, फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है शरीर में। तो ये भी जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है ना, क्योंकि एक तरफ तो जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहे हो और प्रदूषण भी फैला रहे हो। तो MC मेहता में इस चीज़ को प्रतिबंध लगाया गया। तो उस समय जो उद्योग थे दिल्ली क्षेत्र में आंतरिक में, राइट, जो नगरीय क्षेत्र में थे, उनको बाहर कर दिया गया था, सब बाहर लगा दिए गए हैं। राइट, और भी आप देख सकते हो वाहन को लेकर के भी इन्होंने कदम उठाया था। वाहन जैसे कि बहुत जो पुराने वाहन हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड फैला रहे हैं, ठीक, जहरीली गैसें फैला रहे हैं वो, तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो MC मेहता इससे संबंधित था जीवन जीने की स्वतंत्रता से, तो ये भी एक सकारात्मक परिणाम है। चलिए, नकारात्मक में अगर आप लेना चाहो तो नकारात्मक में आप एक मामला और ले सकते हो। जैसे संपत्ति को लेकर के जो विवाद हुए थे, गोकुलनाथ वाला आप फैसला ले लो। गोकुलनाथ का जो मामला था पंजाब राज्य 1957 में था। तो इनकी जो संपत्ति थी, जमीन, इनको जमीन को लेकर के था। जमीन में देखा जाए तो वहाँ पर बांध बनाए जा रहे थे, राइट, बांध बनाए जा रहे थे। तो वहाँ पर जो बांध थे, बांध तो वैसे भी दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय तरीके का भी बांध होता है। तो जमीन जो हुआ करती थी वहाँ पर, तो जमीन में ही क्या करते थे वो
अपनी मतलब कि इस जमीन पर सब कुछ करते थे, फसल उगा जाते थे। वहाँ पर अब बांध आ गया तो बांध से मतलब बांध बनाए जाते तो उनकी पानी भर जाता था, उनके पानी भर जाता था तो फसल नष्ट होती थी। तो इस चीज़ को लेकर के वो मतलब कहते थे कि मेरा जमीन है, मेरे जमीन में पानी नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर गोकुलनाथ जो थे पंजाब के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो जजमेंट दिया था वो ये दिया था कि जमीन को छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जमीन को छीन रहे थे, क्योंकि पानी आ रहा है तो वो तो फिर बांध बनाएंगे तो जमीन छीनेगी ना। तो वहां पे जब ये गोकुलनाथ वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने यही याचिका दायर की, या वहां इनके जो वकील ने जो बात कही थी जमीन को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही वहां पे प्रावधान किया था कि जमीन को छीना नहीं जा सकता है, राइट, संशोधन किया जा सकता है, यानी संशोधन के माध्यम से कुछ निर्गत निकाल सकते हो, कुछ परिणाम निकाल सकते हो, निर्गत निकाल सकते हो, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जमीन को छीना नहीं जा सकता है। ये गोकुलनाथ में हुआ था। लेकिन इसी के मामले को आप देखोगे केशवानंद जो भारतीय मामला था वहां पर अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और यहां पे ये कहा कि जो संपत्ति है, संपत्ति जो है वो एक्चुअली में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यानी कि उस पे इसका अर्थ ये हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार रहेगा, कानूनी अधिकार रहेगा, यानी कि उस पे संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के अधिकार के मतलब नहीं मानी जाएगी। कानूनी के आधार पर ये संपत्ति जो है वो व्यक्ति को दी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कोई चीज को हाईवे बना रहे हैं या बांध बना रहे हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति रोक टोक नहीं कर सकता है, रोक टोक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो बांध बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, बना तो आपके ही लिए रहे हैं, आपकी सुविधाओं के लिए बना रहे हैं, लेकिन समाज वो चीज तो जानता नहीं, जागरूक नहीं है। वो तो वो तो ये जमीन देखता है, मेरी जमीन जा रही है। तो सरकार ने इस चीज को लेकर के जो फिर इसी को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें ही तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बनाया था 301 के तहत, 300 का में जोड़ा था। वो क्या कौन सा हो गया? संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वां संशोधन में। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आपसे ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो ये केशवानंद भारती मामला में उलट दिया गया था मामला। अब हम बात ये करते हैं अनुच्छेद 14 पे। सबसे बात अभी तक तो मैंने जो ओवरव्यू दिया है वो दिया है हमने अभी तक, किसको लेकर के? जो हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। जो अनुच्छेद 14 है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? पहले अनुच्छेद 14 से पहले 12 और 13 समझ लो। 12 और 13, 12 अनुच्छेद जो है, क्योंकि भाग 3 है और भाग 3 जो है वो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की बात करता है, ठीक। और ये मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखित रूप से अमेरिका ने ही अपनाए थे, लिखित रूप से अमेरिका ने ही अपनाए थे। ओके, फ्रांस ने भी अपनाए थे, ये पहले फ्रांस ने भी अपनाए। तो सबसे पहले जो थे मौलिक अधिकार लिखित रूप से अमेरिका ने अपनाए थे। तो अमेरिका से ही प्रभावित थे भारतीय लोग, बुद्धिजीवी लोग, तो इन्होंने इनका ही अनुसरण किया था। और उस समय जो वहाँ पर अमेरिका के जो मतलब कि अमेरिका जो है उनके संविधान में बिल ऑफ राइट नाम से ये भाग, जैसे अपने यहाँ भाग 3 है तो वहाँ का जो भाग का नाम है वो है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो है ये अमेरिका का जो संविधान था उसके तहत ये प्रावधान दिए गए थे व्यक्तियों को कि उनको लिखित रूप से मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो भारतीय लोगों ने वहाँ से ही ये लिखित रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त किए थे, उनसे ही प्रभावित थे। तो भारत के संविधान का भाग जो 3 है ये 12 से 35 है, ये कुछ मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। ओके, तो इसमें 12 जो अनुच्छेद है उसमें सीधा सीधा स्पष्ट यही किया गया है कि मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो एक समान रूप से सभी को दिए जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से मौलिक अधिकार के बारे में बताता है कि मौलिक अधिकार की क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं,
ठीक है, तो हमने आपको विशेषताएं वहां तो बता दिया, तो आप उनको अनुच्छेद 12 के तहत समझ सकते हो। और ये कहते हैं कि मानव होने के नाते भी प्राप्त हैं और नागरिक होने के नाते भी प्राप्त हैं। तो ये मानव होने के नाते और नागरिक होने के नाते दो प्रकार से ये अनुच्छेद 12 में ये प्रावधान किया गया है कि जो अधिकार दिए जाते हैं, जो हम अधिकार आपको दे रहे हैं, वो अधिकार आपको व्यक्ति होने के नाते और मौलिक मानव यानी कि नागरिक होने के नाते आपको ये हम देते हैं, और ये समान रूप से सभी के लिए प्राप्त हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो सकता है, सभी के लिए एक समान रूप से प्राप्त है। राइट, तो इसके अंतर्गत यही डिफाइन किया गया है, वो मौलिक अधिकार के बारे में डिफाइन किया गया है, विस्तृत चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो 13 है ये, और अनुच्छेद 368, इसको थोड़ा समझ लो। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ऐसा कोई मतलब निर्णय नहीं ले सकती या कोई ऐसी विधि या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार जो हैं 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सके या उनका मतलब कि शोषण कर सके, ऐसा कोई नियम या कानून विधि संसद या सरकार नहीं बना सकती है। अनुच्छेद 13 ये साफ साफ कहता है। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि यहां पर विधि का शासन की बात आती है, यानी कि विधि के शासन की बात आती है, लेकिन इसमें थोड़ा और भी परिवर्तन है इसमें ये परिवर्तन है। विधि का शासन आप देखोगे, विधि का जो शासन है इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, राइट, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके माध्यम से इनको क्रियान्वित किया जाएगा। ओके, उनके माध्यम से इनको क्रियान्वित किया जाएगा, लेकिन इनमें बदलाव नहीं किया जाएगा। विधि का शासन का अर्थ क्या है कि विधि जो बनाई जाएगी, जो भी विधियां हैं, वो विधियां इस प्रकार से बनाई जाएगी ताकि मौलिक अधिकारों का पालन हो सके। परिवर्तन की बात नहीं है यहां पे, मौलिक अधिकारों का पालन हो सके। लेकिन तो विधि का शासन का अर्थ यहीं पे तो हुआ कि जो विधियां हैं उसके अकॉर्डिंग वहां की जो व्यवस्था है वो संचालित की जाएगी, और विधि के शासन में वो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी आ जाते हैं विधि के शासन में। ओके, विधि के शासन में जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि विधि जो है ना, विधि सभी को एक समान रूप से देखती है। तो विधि ऐसी कोई नहीं बनाई जा सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। वो विधि का शासन जो है वो विधि इसलिए बनाई जाएगी ताकि मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण किया जा सके, वहाँ पे जो उनको दिए गए हैं प्रोविजन, उनके जो तहत किए गए हैं उनका संरक्षण दिया जा सके। राइट, अब अनुच्छेद जो 368 है, अनुच्छेद 368 है, वो ये कहता है संसद को वो पावर देता है कि संविधान का कोई भी भाग, चाहे वो जितने भी 395 अनुच्छेद ले लो, चाहे 22 भाग ले लो या 12 अनुसूची ले लो या 3 सूचियां ले लो, कुछ भी ले लो, इनमें वो बदलाव कर सकती है। तो ये तो बात इसमें हो गई थी, किसमें, संविधान 368 का जो संविधान संशोधन अधिनियम मतलब अनुच्छेद है, राइट, और ये 368 है। तो यहाँ पर यही चीज है कि 368 जो देता है, एक तरफ 368 संसद को पावर दे रहा है कि वो संविधान के किसी भी भाग को, किसी भी अनुच्छेद को परिवर्तित कर सकती है। ओके, 368 ये कहता है, जबकि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि ऐसी कोई विधि कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, नहीं बनाया जा सकता। जबकि 368 कहता है कि संसद संविधान का किसी भी भाग को, किसी भी अनुच्छेद को परिवर्तित कर सकती है। राइट, तो अब इन दोनों के बीच में तो आ गई वो टकराव, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये तो बिल्कुल सफाई मना कर देता है और ये सभी बदलाव करने की बात कर देता है, तो इनके बीच में आपस में टकराव है। ठीक, आपस में क्या है, टकराव है। तो इसका जो मामला था
ये अंतिम रूप में केशवानंद भारती मामला में इस चीज को सुलझा दिया गया था। राइट, केशवानंद भारती मामला में कह दिया गया था, उसी के अंतर्गत तो संविधान देखा हो 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसका मतलब है संशोधन कर सकती है। दूसरी बात है नकारात्मक है ना, संशोधन कर रही है, नकारात्मक है। दूसरी बात आप ये है कि ये इस पर देखा जाए तो आपातकालीन व्यवस्था में भी इन पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है कि कुछ रेयरी केस में इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और वो उनके समाज के हित के लिए लगाए जा सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ पे 368 उस पर कर सकता है, लेकिन बस ये है कि ऐसा कोई विधि कानून नहीं बना सकते ताकि वहाँ का हनन हो। ठीक, हाँ, व्यक्ति के सुरक्षा के लिए, व्यक्ति के संरक्षण के लिए सरकार कर सकती है, वो अलग चीज़ है। तो इनके बीच में ये दो टकराव है, वो आप समझ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। 12-13 समझ लिए, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 14 यानी कि विधि की समझ, समता एवं विधि द्वारा समान संरक्षण, ये दो प्रकार के यहां पर प्रावधान किए गए। इनका आप अर्थ समझो। विधि के समझ, समता और विधियों के द्वारा समान संरक्षण, इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, विधि के समझ, समता का मतलब यह है कि जो भी नियम या कानून बनाए जाएंगे, जो भी नियम या कानून बनाए जाएंगे वो सभी के लिए एक प्रकार से समान है। ठीक, विधि के ऊपर कोई नहीं है। यहां पर एक कंडीशन, समता का मतलब यहां भी बन रहा है। देखो, विधि के समझ, समता और विधि और विधियों के समान संरक्षण, इसमें दो चीजें दी गई हैं। ओके, तो मुझे लगता है लेक्चर लंबा हो रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि विधि के समझ, समता का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार नहीं दिया जाएगा। विशिष्ट अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। जो अधिकार है वो सभी के लिए एक समान है, वो विधि की समझ, समता है। यानी कि जो अगर विधि बनाई जा रही है वो किसी को विशिष्ट अधिकार नहीं दे सकती है। राइट, विशिष्ट अधिकार नहीं दे सकती है। अब अपवाद है तो वो अलग बात है। विधि के समझ सभी समता, यानी कि विधि जो है अगर वो बनाई जा रही है, बनी है, या कोई कानून है तो वो किसी को विशिष्ट रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। या आपको दे दो कि एक व्यक्ति को है, उसको ऐसा कानून बना दो, लो तुम्हारे लिए ये है और तुम्हारे लिए ये है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए एक समान है। वो विधि के समझ, समता है। और विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये है कि जो विधियां बनाई जा रही हैं वो सभी के लिए एक समान रूप से लागू होंगी और वो संरक्षण उनका वो कौन करेगी? सरकार करेगी। ओके, तो बेसिकली यही है कि मान लो कोई विधि बनाई गई और वो विधियों के सामने सभी मतलब एक समान संरक्षण होना चाहिए। और विधि के समान समता का अर्थ यही है कि किसी को विशिष्ट व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। राइट, और ये विधि के समान संरक्षण, ये मतलब ये है कि विधियों के समान सभी एक प्रकार से एक समान है, विधियों के संरक्षण एक समान है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, डिटेल से समझेंगे। चलिए।